Assalamualaikum guys, this is Daniel Yasin with you with another lecture of Daniel's Education Portal। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स। और इसमें हम आगे क्या क्या देख रहे होंगे, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट देख रहे होंगे और एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मेरिट देख रहे होंगे। कोई भी अगर इससे पहले के लेक्चर्स देखना चाहता है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से जाके 14 लेक्चर्स अपलोडेड हैं, 14 to 15 लेक्चर्स अपलोडेड हैं अब तक। उसमें जो मेजर पोर्शन है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही है, तो टॉपिक्स काफ़ी कवर हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो अगर कोई भी देखना चाहता है तो वहाँ से जाके वो लेक्चर्स देख सकता है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो सबसे कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे होंगे? क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट कर रहे होंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? A quasi contract is an obligation imposed by law in absence of any agreement between the parties. A quasi contract is not an actual contract, but it is a legal substitute formed to impose equity between two parties. The concept of a quasi contract is that of a contract that should have been formed, even though in actuality it is not. The other name for quasi contracts is constructive contracts. अच्छा, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है। मेरी कोशिश होती है जब भी मुझे याद रह जाए तो मैं बता ज़रूर देता हूँ कि भाई ये चीज़ आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, तो ज़रा जो है ना ध्यान रखा करें उन चीज़ों पर ना। तो भाई क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स का दूसरा नाम क्या है? कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, अगर हम इस पैराग्राफ को समझना चाहें, इसमें उन्होंने सिर्फ एक क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट को सिंपली डिफाइन कर दिया। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जो कॉन्ट्रैक्ट कोई करता नहीं है। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट कोई करता नहीं है, कोई लिखता नहीं है, कोई आपस में डिस्कस नहीं करता, कोई आपस में म्यूचुअली डिसाइड नहीं करता कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट हम क्या करने वाले हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हम करने वाले हैं। ये ऐसा कोई भी डिसाइडेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जो आपकी जो लॉ है वो डिसाइड करता है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या करना चाहिए था? ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था। ये कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है जी, वो एग्जिस्ट करता है। वो कैसे एग्जिस्ट करता है? वो बाय लॉ एग्जिस्ट करता है। लॉ अलाउ करता है कि भाई जो है ना ये जो चीज़ है ये इस तरह होनी चाहिए थी। अब इसमें जो है ना कुछ टाइप्स हैं, मतलब क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ टाइप्स हैं, सही है। अब वो जो है हम बारी बारी टाइप्स पढ़ रहे होंगे। जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि हर चीज़ की कोई ना कोई टाइप निकल आती है, तो इसकी भी जो है कुछ टाइप्स हैं। अच्छा, ये जो पहला है ये हम वैसे पढ़ के आए, मतलब आपने अभी तक इसका नाम नहीं आपको पता था, मतलब हमने नाम डिस्कस नहीं किया था अभी तक इसका। अब आपको इस चीज़ का नाम मिल रहा है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे, आपने खुद से भी बुक से पढ़ा होगा पहले, तो आपको ये बात थोड़ी थोड़ी रिकॉल होगी कि हाँ यार ये पढ़ा था। अच्छा जी, तो सबसे पहला क्या है? सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। इफ अ पर्सन इनकेपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और हिज डिपेंडेंट is supplied by another person necessaries suited to his condition in life, the person supplying such necessaries is entitled to be reimbursed his price from the property of such incompetent person। हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, हमने कुछ बंदे पढ़े थे जो इनकेपेबल थे, जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते थे। अगर आपको याद हो तो उसमें हमने इंसेन इडियट भी हमने एक पढ़ा था, भाई जो हमेशा पागल रहता है। और हमने वहाँ पे एक और चीज़ पढ़ी थी, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो भी उनको चीज़ें सप्लाई कर रहा है, मतलब जो भी खाने पीने का सामान दे रहा है, वो वैसे तो उससे चीज़ें नहीं ले सकता, वैसे तो उससे सामान नहीं ले सकता। हमने माइनर में भी देखा था। तो मतलब वो वैसे तो सामान नहीं ले सकता, मतलब पैसे नहीं ले सकता, उनसे रिकवर नहीं कर सकता। लेकिन क्या है कि अगर उस बंदे की प्रॉपर्टी होगी, सही है, उनकी प्रॉपर्टी होगी तो क्या कर सकता है? वो उन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट रिकवर कर सकता है। अब शायद आपको थोड़ा थोड़ा याद आने लग गया, अगर आपको याद नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब आप किसी को नेसेसरी सप्लाई करते हैं ना,
तो लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि मेरी तरफ से ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब वो सामने वाला तो इनकेपेबल है, मतलब वो जो है कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, सही है। इनकेपेबल जो है ना, अब जैसे वो इडियट की हमने बात की थी कि भाई वो तो 24 घंटे की जो पागल शख्स है, तो वो तो नहीं कर पाएगा ना, वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से कर पाएगा, तो इनकेपेबल है। तो अब लाज़मी बात है, खाना-पीना तो उसे भी है ना, सही है, उसके घर वालों को भी खाना-पीना है, अगर वो मतलब जो है ना उसकी शादी-वादी हुई है, उसके बच्चे हैं, तो घर वालों ने भी खाना है, सही है, जो उसके डिपेंडेंट हैं। अब क्या हो गया अब क्या हो गया अब क्या हो गया? वो कह रहे हैं कि अगर आपने किसी भी ऐसे शख्स को खाने-पीने की चीज़ें दी हैं, सही है, नेसेसरीज़, अच्छा नेसेसरीज़ में खाना-पीना भी आ जाता है, आपका अगर उसके पास कपड़े नहीं है तो कपड़े भी आ जाते हैं, और कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ जो नेसेसरी टू सर्वाइव हो, सही है। हमने एक एग्जाम्पल भी तब देखी थी, अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, हमने जो है ना, आपको कोई जब सिनेरियो दिया जाएगा ना, आपको जब एक सिनेरियो दिया जाएगा, तो आपने एक चीज जो है ना अपने सामने रखनी है। जब भी सप्लाई ऑफ नेसेसरीज का आपके पास केस आता है, तो आपने ये देखना है, जब भी वो आपसे एग्जाम में कुछ सिनेरियो के हवाले से ये लेके आता है इस टॉपिक को, तो आपने ये सोचना है कि भाई, मतलब आपने खुद को उसकी जगह पे रखना है, उस बंदे की जगह पे, और सोचना है कि भाई ये नेसेसरी है, सही है, ये नेसेसरीज में आएगा या फिर ये एक लग्जरी है। अब फॉर एग्जाम्पल अब एक बंदे के पास, मतलब जो इनकेपेबल है, इनकेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है, सही है, वो क्या करता है, उसके पास जो है ना 10 सूट पड़े हुए हैं ना ऑलरेडी, सही है, आप 10 सूट और ला के दे रहे हो, तो ये नेसेसरी है, मतलब नेसेसरीज में आएगा ये, मतलब आप लॉजिकल है, ये लॉजिकल सी चीज है, क्या ये नेसेसरीज में आएगा? 10 सूट उसके पास ऑलरेडी बिल्कुल ठीक ठाक पड़े हुए हैं, जो वो पहन सकता है, तो आप उसको 10 सूट और ला के दे रहे हैं, क्या वो नेसेसरीज में आएगा? नहीं आएगा ना। या जैसे वही वो पिछले वाली एग्जांपल याद करवा रहा हूँ, वहां पे हमने देखी थी, जब हमने डिस्कस किया था, वहां पे हमने एक एग्जांपल देखी थी कि भाई वो बंदा जो है उसे क्या दिया जा रहा था, मतलब जो है ना वो दिया जा रहा है, हीरो का सूट दिया, हीरो के बटन लगे हुए, और जो है ना वो सूट बना के कोड बना के दिया जा रहा था। अब भाई हीरो के बटनों का जो सूट है, सही है, वो कोई नेसेसरी है नेसेसरी है, या वो एक लग्जरी है? लग्जरी है ना, वो नेसेसरी तो नहीं है। मतलब आपका उसके बिना भी जिंदगी चल सकती है, ऐसा थोड़ी है कि कोर्ट कहेगा कि नहीं भाई, मैं जो है ना पहन ही नहीं होऊंगा जब तक इसमें हीरे के बटन नहीं लगेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। कोट आप सादा पहन ले, वो भी वही काम देगा, और हीरो के बटन लगे होंगे, काम भी वही देगा, सिर्फ क्या होगी, प्राइस उसकी दूसरी होगी। तो वो क्या हो जाएगा, वो लग्जरी हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या केस है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी बंदा किसी कोई किसी ऐसे बंदे को नेसेसरी सप्लाई करता है, या उसके डिपेंडेंट्स को, ठीक है जी, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दी, बीवी बच्चे, तो क्या हो जाता है, वो जिसने सप्लाई की है ना चीजें, बाय लॉ, वो जो है ना, लॉ कहता है, हम समझ लें एक इस तरह कर देते हैं कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट बना देते हैं। हम कॉन्ट्रेक्चुअल राइट कैसे बना देते हैं भाई, वो एक्चुअली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनके दरमियान, लेकिन वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट बना रहे हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट कैसे बना रहे हैं कि भाई इस तरह है कि आपने चीजें सप्लाई कर दी हैं, अब हम बाय लॉ आपको ये कह रहे हैं कि ये आपका राइट है कि आप क्या कर सकते हो, आप उस बंदे की प्रॉपर्टी जो है, उस बंदे की उस बंदे की उस बंदे की प्रॉपर्टी है, तो उससे आप क्या कर सकते हो, उससे अपने पैसे रिकवर कर सकते हो, उस बंदे से नहीं कर सकते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, वो बड़े एग्जाम्स में घुमाता है आपको, वो इन छोटी छोटी चीजों में आपको चेक करता है, वो बड़ी बड़ी चीजों में इतना चेक नहीं करता जितने वो आपको छोटी सी चीजों में घुमाता है। क्योंकि अगर देखें, अब वो आपको सिनेरियो दे दिया उसने कि भाई उसने नेसेसरी सप्लाई की, और जो है ना वो रीइंबर्स बंदे से मांग रहा है, सही है, रीइंबर्समेंट किससे मांग रहा है, बंदे से मांग रहा है, और आपको कहा जा रहा है कि इसकी लॉ के हवाले से बताएं कि भाई क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो अब अगर आपको सिर्फ इतना याद है कि भाई वो नेसेसरी सप्लाई करेगा तो उसको पैसे मिल जाएंगे, तो आप क्या करोगे, आप आंसर उसका गलत लिख के आ जाओगे। क्यों? यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि भाई आपकी जो नेसेसरीज हैं, उसके जो पैसे रिम्बर्स होने हैं, वो कैसे होने हैं,
वो प्रॉपर्टी से होने हैं किसके, उस इनकॉम्पिटेंट पर्सन के। ठीक है जी, तो ये हमने काफी डिटेल में समझ लिया सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज। इसकी अगर हम एग्जांपल्स देखें, Azam supplies Habib a lunatic with necessaries suitable to his condition in life. Azam is entitled to be reimbursed from Habib's property. सही है, अब देखें वो उसकी प्रॉपर्टी से रिम्बर्स कर रहा है, ठीक है जी। Wasim supplies the wife and children of Saeed a lunatic with necessaries suitable to their condition in life. Wasim is entitled to be reimbursed from Saeed's property. बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे क्या बार बार आ रहा है, अगर आप गौर करें, क्या बार बार प्रॉपर्टी लाजमी लिख रहे हैं, वो प्रॉपर्टी आ रहा है। ये चीज जो है इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है जी। गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप न्यू वीडियो से बाखबर रहें, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो है आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। आइए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। अच्छा जी, यहाँ पे अब वो क्या कह रहा है, a person who is interested in the payment of money which another is bound by law to pay and who therefore pays it is entitled to be reimbursed by the other। अगर हम यहाँ तक सिर्फ इसको समझें, यहाँ पर रुक के हम एक बार इसके ऊपर नजर डालें, तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई एक बंदा दूसरे के बिहाफ पे पेमेंट करता है, सही है, तो वो जिसके बिहाफ पे पेमेंट हुई है, सही है, अब वो क्या हो गया, वो बाउंड हो गया पे करने के लिए किसको, जिसने उसके बिहाफ पे पेमेंट की है उसे। सही है, यहाँ तक इतनी बात है, लेकिन अभी ट्विस्ट आएगा कहानी में। ट्विस्ट क्या आएगा वो देखते हैं। Thus the essential requirement of this section B। अच्छा, ट्विस्ट क्या है, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई बंदा आपके बिहाफ पे पेमेंट कर देता है, सही है, आपने पेमेंट करनी थी किसी को लेकिन आपके बिहाफ पे वो बंदा कर रहा है, तो आप लाजमी जो है बाउंड हो गए उस बंदे को पे करने के लिए जिसने आपके बिहाफ पे पेमेंट की है। सब बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आ गई है रिक्वायरमेंट्स। जब तक ये रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी तब तक क्या है, आप बाउंड नहीं होंगे पे करने के लिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो पहली चीज है वो कह रहे हैं द पेमेंट मेड शुड बी बोनाफाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वंस इंटरेस्ट। अगर हम यहीं पे रुक के हम पहले पॉइंट को समझना चाहें तो ये कहना चाह रहा है कि भाई बात कुछ ऐसी है, कहानी कुछ ऐसी है कि वो जो पेमेंट कर रहा है ना आपके बिहाफ पे, वो इतना अच्छा नहीं हो गया, वो जो है इतना अच्छा नहीं हो गया कि वो आपकी पेमेंट्स करने लग जाए, उसका अपना कोई इंटरेस्ट होगा उसमें। क्या होगा उसका? उसका अपना इंटरेस्ट होना चाहिए जिसकी वजह से उसने पेमेंट की हो। ठीक है जी, ये तीनों तीनों एक बार पढ़ लेते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ साथ साथ, फिर मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। द पेमेंट शुड नॉट बी अ वॉलेंटरी वन। अब भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भाई उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट होना चाहिए जिसकी वजह से वो पेमेंट कर रहा है। सही है, ये बात हमें समझ में आ गई। दूसरी क्या चीज है, दूसरी क्या चीज है कि भाई वॉलेंटरी नहीं होनी चाहिए। वॉलेंटरी का मतलब ऐसे है कि जैसे आपने किसी को देखा मुसीबत में कि यार वो बहुत फंस गया है, उसके कर्जदार बहुत ज्यादा हो गए, तो आप कहते हैं यार चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, मैं तुम्हारे बिहाफ पे इसको पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है जी, वो क्या हो जाएगा, वो वॉलेंटरी मन हो जाएगी। द पेमेंट मस्ट बी सच एज द अदर पार्टी वॉज बाउंड बाय लॉ टू पे। भाई आपके ब्याह पे पेमेंट कर रहा है ना वो, अब आपने किसी से लोन लिया था, सही है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ किसी के साथ लोन का, अब बाय लॉ तो आप बाउंड हो ना, हो के नहीं हो। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, किसी से लोन लिया है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उसका, तो जो है आप बाउंड बाय लॉ हो के नहीं हो पे करने के लिए, हो ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे आ गई तीन रिक्वायरमेंट्स। पहली रिक्वायरमेंट, जो बंदा आपके बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है उसका अपना इंटरेस्ट होना चाहिए, और वो सिर्फ अपने अपने इंटरेस्ट के लिए पेमेंट कर रहा हो, उसे आपसे गर्ज ना हो, उसे आपसे गर्ज ना हो, वो अपने इंटरेस्ट के लिए पेमेंट कर रहा हो। ठीक है जी। दूसरी क्या चीज है, दूसरी क्या चीज है, द पेमेंट शुड नॉट बी अ वॉलेंटरी वन। मतलब आप जो है ना वो जो है उसे क्या कहते हैं, खैरात वाली कहानी ना कर रहे हो, या वैसी दोस्ती यारी में कहानी ना कर रहे हो, मदद करने के लिए कहानी ना कर रहे हो, आप जो है अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो। फिर क्या है, द पेमेंट मस्ट बी सच एज द अदर पार्टी वाज बाउंड टू पे बाय लॉ।
भाई पेमेंट ऐसी आप कर रहे हैं जो दूसरा बंदा क्या था, बाउंड टू पे बाय लॉ था। फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाली दो कंडीशन पूरी होती हैं, लेकिन तीसरी कंडीशन जो है ना कोई चैरिटी की है कि आप मतलब, मैं बात कर रहा हूँ कि जो तीसरी चीज है वो आप बाय लॉ बाउंड नहीं हो, कोई चैरिटी करनी थी बंदे को, है जी। आपने अपने इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए क्या किया, आपने जो है ना एक पेमेंट कर दी। पेमेंट क्या थी, चैरिटी पेमेंट थी। अब चैरिटी जो है वो बाउंड बाय लॉ तो नहीं है ना, वो तो वॉलेंटरी बेसिस पे होती है ना। सही है, अगर आप किसी के बिहाफ पे भी कर रहे हो तो भी वो लॉ जो है वो बाउंड बाय लॉ तो नहीं है ना। भाई लॉ थोड़ी कहता है कि आपको ये करना ही करना है जी। चैरिटी आपके ऊपर वो जबरदस्ती तो नहीं लगाई जाती, वो तो आपकी अपनी मर्जी होती है। अब आप किसी और के बिहाफ पे चैरिटी कर रहे हो तो वो बाउंड बाय लॉ तो नहीं होगा ना। तो मतलब यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कहानी। अब हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल हम ऐसे करते हैं कि भाई आपका था एक घर, सही है। आपने क्या किया हुआ था, आपने लिया हुआ था लोन, सही है। अब लोन कितने का लिया था आपने, आपने लोन लिया था फॉर एग्जाम्पल 5 मिलियन का। ठीक है जी, आपने बैंक से लोन लिया हुआ था। अब क्या होता है, आपका जो लोन का एग्रीमेंट है, मतलब जो आपने बैंक से लोन लिया था उनके साथ एग्रीमेंट आपका खत्म होने वाला है। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि भाई 4 साल का जो है ना, 4 साल नहीं, 4 महीने का आपका पीछे एग्रीमेंट बच गया है। मतलब आपने सिर्फ 4 महीने के आपका और टोटल रह गया है, सही है। उसके बाद जो है ना आपका एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। आपकी जो लास्ट है ना, आपने बस लास्ट अमाउंट पे करनी है 4 महीने बाद। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, आपने 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 कहा कि इतना टाइम मैंने इस घर में गुजार लिया है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं घर दूसरा लेता हूँ ना, मैं दूसरे घर में रहूंगा। ठीक है। अब आपने अपने एक दोस्त को कहा कि यार मैं एक घर बेच रहा हूँ, वो कहता है मुझे खरीदना है। ठीक है जी। अब क्या होता है, अब क्या होता है, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। आप आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 4 महीने बाद ये घर तुम्हारा है, और आपने जो है उससे टोकन मनी भी क्या कर ली, आपने उससे मतलब जो है ना ले ली। अब 4 महीने बाद वो देखता है, वो देखता है, अच्छा 4 महीने बाद क्या होता है, आपको जो है ना इन 4 महीने के दौरान अपने बिजनेस में बहुत हैवी लॉसेस होते हैं। इतने हैवी लॉसेस होते हैं, इतने हैवी लॉसेस होते हैं कि आपके पास पैसे ही नहीं बचते बैंक को देने के लिए। अब आपका जो दोस्त है जो आपसे घर खरीदने वाला था, सही है, वो जो आपसे घर खरीदने वाला था वो सोचता है, अच्छा जी, अब वो आप अपने दोस्त को कहते हो कि यार ये मसला चल रहा है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचे, अब हम क्या करेंगे, मैंने तो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किया हुआ है कि भाई ये घर तुम्हारा है इस टाइम के बाद। वो कहता है ऐसा है कि मैं तुम्हारे बिहाफ पे पेमेंट कर लूंगा, मैं तुम्हारे बिहाफ पे पेमेंट कर दूंगा बैंक को, लेकिन लेकिन वो ये क्यों करेगा, वो इतना अच्छा क्यों बन रहा है कि वो पेमेंट कर रहा है। उसने ये सोचा हुआ है, उसने ये सोचा हुआ है कि भाई मैं जो है ना मैं अगर ये घर अपने हाथ से निकलने देता हूँ ना, मैंने 4 महीने पहले जब एग्रीमेंट किया था तब मैंने फॉर एग्जांपल 7 मिलियन का हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि 7 मिलियन के अंदर जो है ना ये घर मैं खरीद लूंगा। अब यहाँ पे करीब ही एक प्रोजेक्ट बन गया, और प्रोजेक्ट जो इतना अच्छा जो है ना वो स्टार्ट हुआ है, वो रिसेंटली स्टार्ट हुआ, और इतना अच्छा वो एग्रीमेंट है, मतलब वो जो वहाँ पे जो समझ एक डेवलपमेंट हो रही है, सही है, आसपास। तो इतनी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है कि भाई वो जो 7 मिलियन का वो घर उसने तब कॉन्ट्रैक्ट किया था लेने का, उसकी जो कीमत है वो 4 महीने में ही जो है ना उसकी कीमत हो गई है टोटल 10 मिलियन। मतलब अमाउंट अचानक ही जो है ना जंप कर गई है, अचानक ही 4 महीने के अंदर अंदर वो जो उसका टोटल अमाउंट था वो कितना जंप कर गया, वो अमाउंट जंप कर गया है आपका 3 मिलियन से। सही है। अब उसने कहा कि यार मैं कहाँ 7 मिलियन का खरीदने वाला था, और मैक्सिमम जो है ना मुझे 0.5 मिलियन का प्रॉफिट होना था। अब मुझे प्रॉफिट होने वाला है कितने का, डायरेक्टली जो है 3 मिलियन का। सही है, मैं मतलब लेके आगे बेच दूं फौरन तब भी मुझे 3 मिलियन का प्रॉफिट है। तो अगर मैं ये घर अभी अपने हाथ से जाने देता हूँ ना, तो मुझे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, मतलब मेरा प्रॉफिट बहुत हाथ से निकल जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि भाई ये बंदा मुझे पता है कि अपना ही बंदा है ना, और जो है ना इसका जो है उसे क्या कहते हैं बिजनेस ये दोबारा खड़ा कर लेगा, तो पैसे मैं जो है ना इससे दोबारा ले लूंगा। लेकिन जो है ना अभी मैं इसको इसके घर के ब्याह पे पेमेंट कर देता हूँ,
ताकि वो जो एग्रीमेंट मैंने घर खरीदने वाला किया हुआ था मैं वो अपना एग्रीमेंट कंप्लीट कर सकूँ और घर में इससे ले सकूँ। फिर जो है ना पेमेंट वाले का जो है ना देख लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पे स्टोरी पे थोड़ा सा ध्यान करें तो वहां पे तीन चीजें आ गई। तीन चीजें कैसे आ गई कि भाई आपका जो है आपका जो है आपका जो है आपने क्या किया आपने एक घर का एग्रीमेंट तो कर लिया। अब सामने वाली की आपने पूरी कहानी भी सुन ली कि भाई क्या हुआ। अगर आप रिक्वायरमेंट्स देखें, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं वो सब पूरी हो रही हैं। उसने पेमेंट किसके इंटरेस्ट के लिए की? उसने आपकी जो पेमेंट की आपके बिहाफ पे बैंक की, वो अपने इंटरेस्ट के लिए की, आपके इंटरेस्ट के लिए की? अपने इंटरेस्ट के लिए की ना, सही है। और वॉलंटरी वन भी नहीं थी। और फिर क्या आपका द पेमेंट मस्ट बी सच एज द अदर पार्टी वाज बाउंड टू पे बाय द लॉ। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये था कि भाई अगर वो पेमेंट नहीं करता तो वो बाउंड बाय लॉ था। बैंक के साथ उसका एग्रीमेंट था और जो है प्रॉपर्टी कोलैटरल थी। तो वो जो है अगर वो पे नहीं करता तो क्या होता भाई, वहां पे ये होता कि आपका जो है उसे क्या कहते हैं, वो घर चला जाता। सही है। तो बाउंड बाय लॉ भी था। तो यहाँ पे जो सारी कंडीशन है वो पूरी होगी। तो आपको इस एग्जाम्पल से आया वो पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्टेड पर्सन कैसे होता है। जैसे अब इन्होंने भी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं वो भी पढ़ लेते हैं। Power holds land in Sin on a lease granted by Azam. A zamindar, the revenue payable by the Azam to the government being in arrears. His land is advertised for sale by the government. अब भाई कुछ पैसे देने होते हैं गवर्नमेंट को, उसने वो पैसे दिए ही नहीं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सेल के लिए जो है ना लगा दी। सही है। Under the revenue law, the consequences of such sale will be annulment of Babar's lease. अब बाबर ने लीज पे ली हुई थी किससे, आजम से। Babar to prevent the sale and the consequent annulment of his own lease. अब उसने किसके लिए पेमेंट की? उसने कहा यार ये जमीन बड़ी अच्छी है, ये जमीन बड़ी अच्छी है तो मैं जो है ना ये लीज खत्म नहीं होने दे सकता, मैं उसके भी आप पे पेमेंट कर देता हूँ। अब किसके इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट कर रहा है? अपने इंटरेस्ट को। उसको उसको जो है आजम से कोई लेना देना नहीं है कि आजम की जमीन जाएगी या नहीं जाएगी। उससे इससे कोई लेना देना नहीं है, उसे इससे लेना देना है कि उसकी अपनी लीज खत्म हो जाएगी, लीज का एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। Pays the government the sum due from Azam. Azam is bound to make good to Babar the amounts paid. अब भाई आजम क्या हो गया, आजम जो है बाउंड हो गया कि भाई उसे क्या करना है, उसे पेमेंट करनी है। किसे? आपके बाबर को। ठीक है जी। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, आजम pays arrears of rent of Babar voluntarily to avoid dispute between Babar and his landlord. Azam cannot recover from Babar as he has no interest in the payment. अब भाई यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे तो मतलब उसका कोई इंटरेस्ट था, कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उसने कहा कि यार यहाँ पे रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, दोस्त है मेरा, अच्छा नहीं लगता कि रोज उसके घर के बाहर झगड़े हो रहे हो, तो क्या करता हूँ मैं इसके ब्याह पे पेमेंट दे देता हूँ, चलो कोई नहीं, खैर है। अच्छा जी। फिर क्या है, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, बिलाल इंपोर्टेड गुड्स एंड स्टोर्ड इन अनम्स वेयर हाउस विदाउट पेइंग द कस्टम ड्यूटी। द कस्टम अथॉरिटीज रिकवर्ड कस्टम ड्यूटी फ्रॉम अनम, अनम कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम बिलाल। अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई बिलाल ने गुड्स इंपोर्ट की, सही है, और क्या कर दिया, उन्हें अनम्स वेयर हाउस में क्या कर दिया, आपने उनको स्टोर कर दिया। अब कस्टम अथॉरिटी उसके वहां पे पहुंच गई कि भाई आपने जो है ना पेमेंट नहीं की, इस तरह है उस तरह है। अब लाजमी बात है जिसके वेयर हाउस में रखी हुई है, सही है, अगर उसके वेयर हाउस से वो चीज जाएगी तो क्या होगा, उसे पेमेंट करनी पड़ेगी कि तुम्हारे वेयर हाउस में थी, सही है। तुम क्या कर सकते थे, तुम पेमेंट करके बचा सकते थे, फिर तुम मुझसे पेमेंट ले सकते थे, मुझसे पेमेंट ले सकती थी, सॉरी है ना मैं, तो जो है उसे क्या कहते हैं, तुमने क्यों नहीं की, सही है। तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, उसने पेमेंट कर दी, तो वो क्या कर सकती है, वो बिलाल को कह सकती है कि भाई तुम मुझे पैसे दो। पर्सन enjoying benefit of non-gratuitous act goods, where a person lawfully does anything for another person or delivers anything to him not intending to do so gratuitously, and such other person enjoys the benefit thereof, the latter is bound to make compensation to the former in respect of or to restore the thing so done or delivered. अब भाई गलती से आपने कुछ डिलीवर कर दिया, सही है, आपने उसे डिलीवर नहीं करना था, सही है,
आपने उसे डिलीवर नहीं करना था, किसी के लिए आपने काम नहीं करना था, आपने गलती से कर दिया वो काम। तो अब सामने वाले से आप क्या कर सकते हो, उस काम के लिए, उन गुड्स के लिए आप कंपनसेशन ले सकते हो, अगर सामने वाले ने उस चीज को एंजॉय किया है, उसके बेनिफिट को। ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ फिर से कंडीशंस आ गई। Following conditions must be satisfied before any right of action arises under this section. वो कह रहे हैं कि भाई ये कंडीशन पूरी होना लाजमी है। The thing must have been done lawfully. भाई लॉफुल काम होना चाहिए, सही है, अनलॉफुल काम नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। The person doing that should have not intended to do it gratuitously. भाई यहाँ पे इसका मतलब है कि जानबूझ के काम ना किया जा रहा हो, या गलत नियत के साथ ना किया जा रहा हो, बस गलती से हुआ हो। इन सिंपल वर्ड्स, गलती से हुआ हो। द पर्सन फॉर whom the act is done must have enjoyed the benefit of the act. अब वही बात आ गई जो मैंने ऊपर भी कही थी कि भाई सामने वाले ने उसका बेनिफिट भी इंजॉय किया हो, सही है। और उसने बेनिफिट नहीं इंजॉय किया तो वो जो है फिर क्या करेगा, वो कुछ क्या रीइंबर्स क्या करेगा। ठीक है जी। जैसे भी इन्होंने एग्जांपल्स दी हैं, Aways, a tradesman leaves goods at Afaq's house by mistake. Afaq treats the goods as his own. He is bound to pay Aways for them. अब भी अवेज गलती से चीजें भूल गया, सही है। अब जब गलती से वो चीजें भूल गया तो अफाक को क्या करना चाहिए था? अफाक को उसे बोलना चाहिए था कि यार तुम वो अपना सामान भूल गए हो, वो तो ले जाओ। ये करना चाहिए था ना अफाक को। अफाक ने क्या किया? अफाक ने वो चीजें इस्तेमाल करना शुरू कर दी ऐसे कि जैसे बिल्कुल वो उसकी अपनी चीजें। तो अब अफाक को क्या करना पड़ेगा? अब अफाक बाय लॉ जो है बाउंड टू पे है किसे? अवेज को। Azam saves Babar's property from fire. Azam is not entitled to compensation from Babar if the circumstances show that he intended to act gratuitously. ठीक है जी। Akram Akuli takes the luggage of the Bisma at the railway station at her cabin. Without asking, Bisma does not object to it. Akram can get reasonable charges for his services. अब भाई यहाँ पे जब वो सामान उठा रहा था, लाजमी बात है कुली जब सामान उठाता है हमें पता है किसके लिए उठाता है, किसके लिए उठाता है? वो अल्लाह वास्ते तो नहीं उठाता ना। वो मतलब उसका तो वो रोजी रोटी है ना उसकी, तो उसका तो काम ही यही है। तो अब अगर बिस्मा को नहीं उठवाना था तो बिस्मा को क्या करना चाहिए था? मना करना चाहिए था। जब उसने मना नहीं किया तो अब यही अजम्पशन होगी ना कि भाई क्या है कि अब जो है वो पेमेंट किसको करनी पड़ेगी? बिस्मा को करनी पड़ेगी, जो भी रीजनेबल पैसे बनते हैं। Finder of goods. A person who finds goods belonging to another and takes them into custody is subject to the same responsibility as the bailee under contract of bailment. जैसे बेलर बेलमेंट, ये मुझे नहीं लगता आपने अब तक पढ़ा है इसको। इन सिंपल वर्ड अगर आप समझना चाहें तो आप ये कह लें कि आप जो है किसी को देते हैं, जब आप किसी को अपना सामान देते हैं रखने के लिए, संभालने के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है, सही है। He is bound to take as much care of the goods as a man of ordinary prudence would under similar circumstances take of his own goods. He must also take reasonable steps to trace his owner. If he does not, he will be guilty of wrongful conversion of the property until the true owner is found. He has right to retain possession of the goods. यहाँ पे अगर हम सिंपल यहाँ तक पहले समझ लें तो इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर आप समझना चाहें तो ये कह रहा है आपको बेलमेंट की तरफ भी नहीं जाना पड़ेगा, उसको भी नहीं समझना पड़ेगा। आप सिर्फ इतना समझ लें कि जब आपको कोई चीज मिली, मतलब ये जो कहना चाह रहा है पूरा पैराग्राफ, अगर आपको कोई चीज मिली तो आपकी ये ड्यूटी है। आपकी क्या ड्यूटी है? आपकी ये ड्यूटी है कि आप उन चीजों का बिल्कुल ऐसे ही ध्यान रखेंगे जैसे कोई भी शख्स जो होता, जिसमें थोड़ी अक्ल होती कि भाई उन चीजों का कैसे ख्याल रखा जाता है, वो रखता। आपने बिल्कुल वैसे ही उनका ख्याल रखना है, सही है। आपने बिल्कुल अच्छे से जो है ना उनका ख्याल रखना है। दूसरा आपने क्या करना है? आपने जो उन चीजों का ओनर है, सही है, ओनर जो मालिक है, सही है, आपने क्या करना है? आपने उसको ढूंढना है, सही है। अगर आप उसे नहीं ढूंढते, सही है, आपको चीजें मिलती हैं, आप ओनर को नहीं ढूंढते तो आप गिल्टी हो जाएंगे बाय लॉ और आप जो है ना आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है जी। और क्या हो सकता है? आपने जब तक आपको ओनर नहीं मिल जाता तो आप उन चीजों को क्या कर सकते हैं? संभाल के अपने पास रख सकते हैं, आपके पास ये पूरा राइट है। ठीक है जी।
अब आगे क्या आ गया, अब आगे क्या आ गया, अब ये जो है ना थोड़ी सी चेंजेस आएंगी इस चीज में जो ऊपर हमने पढ़ा है, इसमें कुछ समझ ले कुछ और कंडीशन है वो अभी आप देखेंगे। अब फाइंडर ऑफ गुड्स में सेल द गुड्स व्हेन द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। अब भाई फॉर एग्जांपल आपको जो है ना 7-8 पेटियां मिल गई हैं, 7-8 आपको क्रेट मिल गए किसके, मैंगोज के, सही है। अब जब मैंगोज के आपको 7-8 क्रेट मिल गए, अगर आप ओनर को ढूंढने लगेंगे तो वो तो सारे खराब हो जाएंगे, हैं जी, वो तो सारे खराब हो जाएंगे ना। तो वो कह रहे हैं कि जब गुड्स के हैं पेरिशेबल नेचर की है ना, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली उन्हें सेल कर देना है। अब फाइंडर ऑफ गुड्स में सेल द गुड्स व्हेन द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, और एक तो आपकी पेरिशेबल नेचर आ गई, दूसरा क्या है, when the lawful charges for finding the true owner amount to 2/3 or more of the value of the goods। अभी फॉर एग्जांपल पेरिशेबल गुड्स नहीं थी, अब आपको मिला है फॉर एग्जांपल एक पर्स मिला है, सही है, उस पर्स के अंदर 500 रुपए हैं बस, और उसके अंदर कोई आईडी कार्ड वगैरह भी नहीं है। अब अगर हम एस्टिमेट लगाएं भी पर्स आपका कितने का होगा, 100-150 का होगा, सही है, मतलब यूज के बाद तो इतने का ही बिकेगा, इतने का भी नहीं बिकेगा, वो तो जो है ना वो रद्दी, मतलब जो है ना बिल्कुल जो है कबाड़ में बिकेगा, तो वो कोई 10-20 रुपए दे देंगे, चलो हम फिर भी लगा रहे हैं 100-150 का, थोड़ी न्यू कंडीशन थी तो बिक जाएगा 100-150 का। तो 100-150 का पर्स लगा लिया, 500 रुपए उसमें पड़े हुए थे, टोटल कितनी अमाउंट हो गई, हम राउंड ऑफ कर लेते कि भाई चलो 700 के जो है ना उसकी टोटल वैल्यू होगी। अब 700 की टोटल वैल्यू है, अब आप ओनर को कैसे ढूंढ सकते हैं, आप मैक्सिमम अनाउंसमेंट करवा देंगे जहां से आपको मिला है कि भाई यहाँ से अगर किसी का कुछ घुमा हो तो मेरे पास आ सकता है, ठीक है, वो अपनी निशानियां बता के चीज ले ले, सही है। अब आप जाके जो है ना वो न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हैं, तो उतने की तो वो चीज ही नहीं है जितने का आपका खर्चा हो जाएगा बंदे को ढूंढने के लिए, है कि नहीं है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, सही है, वो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, आप जो है ना आप जो है चीज बेच सकते हैं, सही है, सही है, आप चीज बेच सकते हैं अगर उसकी जो अमाउंट है ऑनर को ढूंढने के लिए वो जो है वो 2/3 है, सही है, किसकी, जो ढूंढने को पैसे लगेंगे ऑनर को, वो टोटल जो है वो 2/3 के ऊपर है, या 2/3 ही है जो टोटल वैल्यू है गुड्स की उसके, तो आप जो है ना सेल कर सकते हैं गुड्स को, ठीक है जी। Finder of goods, Adil found a diamond ring at a wedding reception of Bilal. Adil told Bilal and other guests about it with an intention to find the true owner. If he is not able to find the owner, he can retain the ring as bail. अब भाई वो अपने पास क्या कर सकता है, रिंग रख सकता है, सही है। पेमेंट बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन, a person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay or return it। अब इसमें काफी सारी बातें हैं। अब वो कह रहे हैं एक बंदा है जिसको मनी पे की गई है, जिसको पैसा दिया गया है, सही है, या जिसको कुछ डिलीवर हो गया गलती से, सही है, या फिर अंडर कोर्जन, आपको याद होगा कि वो जोर जबरदस्ती वाला सीन था, वो क्या करना चाहिए, उसे रिटर्न करना है या फिर उसे रीपे करना है, ठीक है, दो काम करना है, दोनों में से एक काम करना है। जैसे उन्होंने एग्जांपल्स दिए, पेमेंट बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन, Anam and Bilal jointly owe ₹100 to Saima. Anam alone pays the amount to Saima and Bilal, not knowing this fact, pays ₹100 over again to Saima. Saima is bound to repay the amount to Bilal. अब अनम और बिलाल ने मिलके क्या लिए थे, पैसे लिए थे साइमा से। अब क्या हुआ, अब अनम ने क्या कर दिया, अनम ने पेमेंट कर दी, सही है, अनम ने पूरी पेमेंट कर दी किसको, साइमा को। अब उसको जो है ना पता नहीं था, उसे क्या कहते हैं, बिलाल को पता नहीं था कि भाई उसने पेमेंट कर चुकी है वो। अब उसने भी 100 रुपए दे दिए। अब साइमा का बनता क्या था, साइमा का कहना ये बनता था ना कि भाई मुझे पैसे मिल चुके हैं, सही है, उसने एक आए उसने चुप करके वो पैसे भी जेब में डाल लिए। तो वो जो है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है। इस वजह से क्या हो जाएगा, आपको उसे रीपे करने पड़ेंगे जो ऊपर वाले पैसे हैं। A railway company refuses to deliver up certain goods to the consignee except upon the payment of an undue charge for carriage. The consignee pays some charge in order to obtain the goods. He is entitled to recover so much of the charge as was excessive. अब भाई आप जैसे चीजें भेजते हैं अंडर रेलवे जो है ना,
आप कोई भी चीज़ भेजते लास्ट बात आपको पेमेंट करनी पड़ती है भाई, जो भी उसके जो है ना चार्जेस होते हैं आपको देने पड़ते हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई आप चार्जेस दें और अपनी चीज़ें ले लें, आपकी चीज़ें आ गई आप पैसे दें और चीज़ें ले जाएं। अब भाई एक तो वो है कि जो जायज़ पैसे हैं, एक वो है जो नाजायज़ पैसे हैं, सही है। मतलब एक वो जो रेट है जो एक नॉर्मल उसका रेट है कि भाई ये फ्रेट चार्जेस हैं, इतने चलते हैं, आप जो रेलवे के थ्रू आप चीज़ें मंगवाते हैं और भेजते हैं, ये रेट है उनका। अगर तो वो जो है उसे क्या कहते हैं जायज़ रेट मांग रहे हैं आपसे, ठीक है। अगर उन्होंने एक्सेसिव पैसे लिए हैं आपसे तो आपका बिल्कुल राइट है कि आप जो है ना वो जो एक्सेसिव पैसे लिए हैं वो आप रिकवर कर सकते हैं, ठीक है जी। Application of quantum merit. Quantum merit. The term quantum merit means as much as earned or deserved. भाई जितने किसी के बनते हैं या जिसने जितने कमाए हैं, इसका मतलब ये है। In case of breach of contract, the application or non-application of the term quantum merit varies depending upon the terms of the contract. Further, the divisibility or indivisibility of performance of the contract may also be taken into account. अब भाई यहाँ पे वो कह रहे हैं कि दो तरीके की चीजें मैटर करती हैं जब आप क्वांटम मेरिट को कहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है जी। वो कौन कौन सी चीजें, एक तो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरी क्या है कि डिविजिबिलिटी और इनडिविजिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। अभी हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर फर्दर देखेंगे। The aim of such an award is based on an implied agreement to pay for what has been done. Quantum merit is likely to be sought where one party has already performed parties of obligations and the other party then repudiates the contract. Provided the injured elects to treat the contract as terminated, he may claim a reasonable amount for the work done. अब वही बात आ गई कि आपने किसी से सर्विसेज ले ली, बाद में उसे पैसे नहीं पे कर रहे, तो वो क्या कर सकते हैं, वो कह सकता है कि भाई मतलब जो है ना, अब फॉर एग्जांपल आप जो है ना किसी के साथ आपने एग्रीमेंट क्या किया, आपने एग्रीमेंट किया कि भाई तुम मेरे घर पे आओगे 30 दिन के लिए, 30 दिन के अंदर अंदर तुमने मेरे घर की जो है ना पूरा पेंट करना है, और बात ये हुई थी कि आप डेली के डेली उसे पेमेंट करेंगे, सही है। अब वो 5-6 दिन रेगुलर आ रहा था लेकिन आपने पेमेंट ही नहीं की, सही है। अब वो अपना पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का तो पूरा कर रहा था, रोज आ रहा था, लेकिन आप उसे पेमेंट ही नहीं कर रहे, तो उसने क्या कहा, उसने कहा नहीं भाई मैं अब और काम नहीं करूंगा और जितने दिन मैंने काम किया आप मुझे उतने दिन के पैसे दे दें, बस कहानी खत्म। अच्छा जी, यहाँ पे वो कह रहे हैं अब कुछ केसेस है। क्या क्या केसेस हैं, सबसे पहला केस है वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड। अब वो कह रहे हैं कि वॉइड एग्रीमेंट तो वो होता है कि भाई जो बिल्कुल ही स्टार्ट ही जिसका गलत है, सही, वॉइड एब इनिशियो वाली कहानी आ गई। और कॉन्ट्रैक्ट कौन सा आ गया, कॉन्ट्रैक्ट के भाई जो पहले ठीक था बाद में क्या हो गया, वॉइड हो गया। When an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person from whom he received it. अब भाई कोई भी जो आपका उसे क्या कहते हैं एग्रीमेंट के बारे में पता चलता है कि भाई वो void है, सही है, आपको बाद में पता चल रहा है कि एग्रीमेंट तो void था, यहाँ कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में void हो गया है। अब फॉर एग्जांपल अगर एक साइड की परफॉर्मेंस हो गई है तो उसने कुछ ना कुछ तो दिया होगा ना आपको, यहाँ सर्विसेज दी होंगी, यहाँ कुछ और दिया होगा आपको, किसी ना किसी तरह बेनिफिट प्रोवाइड किया होगा। अब आप क्या है, अब आप बाउंड हैं कि वो तो एग्रीमेंट जो है ना वो वॉइड हो गया है, इसके अंडर आपने कुछ बेनिफिट रिसीव किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ तो उसे कंपनसेट करना पड़ेगा, यहाँ आपने जो है ना जो कुछ भी लिया वो आपको वापस देना पड़ेगा। दूसरा क्या है वॉइड, अच्छा इसमें एग्जांपल्स क्या है, वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड। अकरम पेज बाबर ₹1000 in consideration of Babar's promising to marry Sana. Akram's daughter Sana is dead at the time of the promise. The agreement is void, but Babar must repay Akram ₹1000। भाई लाजमी बात है उसे वापस करना चाहिए, एग्रीमेंट वॉइड हो गया तो अब क्या करना है, वो तो उसे वापस करना है। Azam contracts with Babar to deliver to him 250 kg of rice before May. Azam delivers 130 kg only before the agreed time and none after. Babar retains the 130 kg. He is bound to pay Azam for them. अब भाई वो 250 किलोग्राम जो है ना वो नहीं कर पाया, उसने कितने कर दिए, उसने 130 जो दिए आपको उसके तो पैसे उसे मिलेंगे ना। आप कहेंगे नहीं भाई इसने पूरे ने दिए तो इस वजह से जितने हैं मैं उसके भी पैसे नहीं दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो काम नाजायज हो जाएगा। Alicia Singer contracts with Boris, the manager of a theatre, to sing at his theatre for 2 nights in every week during the next 2 months, and Boring engages to pay ₹50,000 for each night's performance. On the 6th night, Alicia willfully absents herself from theatre and Boris in consequence rescinds the contract.
बोरिस मस्ट पे अलीशा फॉर द 5 नाइट्स फॉर ऑन विच शी हैज सung। अब भाई वो यही कह रहे हैं कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट को अगर ख़त्म भी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सर्विसेज आपको ऑलरेडी मिल चुकी हैं या आपने डिलीवर की हैं उसके आपको पैसे नहीं मिलेंगे, उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे और आपको मिलेंगे। ठीक है जी। Atif contracts to sing for Bisma for rupees 1 lakh, which are paid in advance. As Atif is too ill to sing, Atif is not bound to make compensation to Bisma for the loss of the profits, which Bisma would have made if Atif had been able to sing. He must refund to Bisma rupees 1 lakh paid in advance. अब भाई लाजमी सी बात है वो बीमार हो गया, सही वो इलनेस की वजह से नहीं कर पा रहा, अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, क्योंकि ये तो एक पर्सनल जो है ना काम है, पर्सनल नेचर का काम है, तो ये कोई और कर ही नहीं सकता। मतलब वो आतिफ आतिफ ही कर सकता है, कोई और थोड़ी कर सकता है। अब क्या हो गया, वो क्या इतना कर सकता है, सिर्फ आतिफ ये कह सकता है हाँ भाई ठीक है, मैं जो 1 लाख रुपए आपको जो है ना आपने मुझे एडवांस में दिए थे वो मैं आपको वापस कर दूंगा, लेकिन जो है मैं परफॉर्म नहीं कर सकता। Person enjoying benefit of non-gratuitous act goods, where a person lawfully does anything for another person or delivers anything to him not intending to do so gratuitously, and such other person enjoys the benefit thereof, the latter is bound to make compensation to the former in respect of or to restore the thing sudden he delivered। भाई क्या हो गया, वो कह रहे हैं कि अब आपको कोई चीज़ मिल गई है, सही है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, गलती से अगर आपके पास आ गई है, सामने वाले की नीयत नहीं थी आपको देने की, तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी अगर आपने जो है ना उसका यूज़ कर लिया। जैसे एग्जांपल है, आजम ट्रीटमेंट लीव्स गुड, ये ऊपर वाली एग्जांपल है। बाय मिस्टेक बाबर ट्रीट्स द गुड एज हिज ओन, ही इज बोund टू पे आजम फॉर देम। Asim saves Bashir's property from fire. Asim is not entitled to compensation from Bashir if the circumstances show that he intended to act gratuitously। ठीक है जी। Act preventing completion of performance। If a party does not complete the contract or prevents the other party from completing it, the aggrieved party can sue on quantum merit। अब भाई वो कह रहे हैं अगर एक पार्टी अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं करती है या दूसरी पार्टी को रोकती है, ये सामने वाली पार्टी को रोकती है उसको कंप्लीट करने से, तो जो एग्रीव पार्टी क्या कर सकती है, वो सू कर सकती है किसकी बेसिस पे, क्वांटम मेरिट के बेसिस पे। Shakil, an owner of the magazine, engaged Hamid to write a book to be published by installments in his magazine. After a few installments were published, the publication of the magazine was stopped. It was held that Hamid could claim payment for the part already published। वही बात है भाई, जितनी पैसे हो चुके हैं, जितना काम हो चुका है उतने के वो पैसे ले सकता है। Divisible contract, the party at default may sue on contempt merit if the contract is divisible and the party not at default has enjoyed benefit of the part performance। अब वो कह रहे हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सबसे पहली बात क्या डिविजिबल है, और दूसरी क्या चीज़ है, सामने वाली पार्टी ने बेनिफिट्स एंजॉय किए हैं जो जितनी परफॉर्मेंस हुई है उससे। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है, एग्जांपल क्या दी है, आसिफ हायर्ड बासित टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर ₹1 million, but Basit abandoned this contract after having done the work worth ₹0.5 million। Afterwards, Asif got the work completed. Basit could not recover anything for the work done because he was entitled to the payment only on the completion of the work। अब भाई यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिविजिबल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट क्या डिविजिबल नहीं है, आप किसी के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते कि आधा घर तुम बनाओगे और आधा घर तुम बनाओगे, कंस्ट्रक्शन एक ही बंदा करता है। हाँ ये हो सकता है कि आप वायरिंग का किसी और को दे दें और जो है लाइटिंग उसे क्या कहते हैं फर्निशिंग का किसी और को दे दें, तो आप ये सब कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जो है ना कहें कि आधा घर तुम बनाओगे और आधा घर तुम बनाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, तो वो डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे से कुछ भी नहीं मिलेगा। Indivisible contract performed completely but badly। If it is an indivisible contract, सही है, which has been completely performed but with faults, then the party at default may claim the amount agreed, but after deducting any amount which the other party has paid to remove faults। अब किसी के साथ जो है ना indivisible contract, जैसे घर वाला था वो indivisible नहीं था, जैसे ऊपर एग्जांपल दिया है, लेकिन उसने जो है ना टाइम पे कंप्लीशन के लिए ठीक से कुछ काम नहीं किया, जगह जगह कुछ ना कुछ मसले थे, तो आप जो उसको पेमेंट करेंगे आप उससे अमाउंट लेस कर सकते हैं कि भाई इतना मेरा खर्चा होगा, जो तुमने मसले छोड़े उनको सही करवाने में, तो इतने पैसे तुम्हें कम मिलेंगे, आप ये बिल्कुल काम कर सकते हैं। Arif agreed to decorate Basit's flat for a lump sum of 2 lakh rupees। Arif did the complete work, but Basit complained of faulty workmanship। It cost Basit another 30,000 to remedy the defect। It was held that the Arif could recover only ₹170,000 from Basit। वही बात आ गई कि भाई अब वो जो है आपका डेकोरेट जो है वो तो पूरा ही होगा ना, वो आधा तो नहीं होगा, आप किसी को आधे का तो नहीं देते, आप पूरे का ही देते हैं। तो क्या हो गया,
यहाँ पे आपका क्या हो गया कि भाई ये इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पे जो भी उसके पैसे लगेंगे वो आप लेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, express or implied contract to render services but no remuneration is pre-settled, सही है। Where there is an express or implied contract to render services but no remuneration is pre-settled, in such a case reasonable remuneration is payable। आप जैसे आपने किसी को कह दिया कि भाई तुम मेरे घर पे चल के पेंट करो, आपने जो है ना उसे क्या कहते हैं, लेकिन जो है आपने ये डिसाइड नहीं किया कितने पैसे जो है ना आपने उसको देने हैं। अब आप जो है ना उसको उतने पैसे देंगे जो मार्केट रेट है, सही आपने डिसाइड नहीं भी किया हो, तो जो उसके रीजनेबल बनते हैं जो मार्केट रेट के हिसाब से बनते हैं वो आप उसे देंगे। Azam asked Babar, a plumber, to fix water leakage problem in Azam's house. Babar did so. No service charges were decided between them. Babar is entitled to reasonable amount for his services। वही बात आ गई जैसे मैंने भी पेंट वाली बात की थी। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट डाल सकते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।